हम लोगों ने इंडिकेटर्स पढ़ लिए थे, सबको इंडिकेटर्स अच्छे से समझ आ गए। फिर हम लोगों ने एसिड की 3 प्रॉपर्टीज भी देखी थी, जिसमें से एक प्रॉपर्टी थी कि वो सोर इन टेस्ट, सेकंड था ब्लू लिटमस को, और तीसरा क्या था, जब हम लोग एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या निकालते हैं, कौन से आयंस निकालते हैं, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, बट मैंने ये बोला था कि हाइड्रोजन आयन हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए वो वाटर के साथ ऐड होकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि अगर आपको बोला जाए कि HCl को वाटर में डिसॉल्व करके दिखाओ, तो आप लोग क्या लिख के दोगे, आप लोग लिख के दोगे HCl और इसे ब्रेक कर दोगे, क्या लिखोगे, H पॉजिटिव प्लस Cl। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व करो, तो आप इसे ब्रेक कर दोगे, क्या लिखोगे, 2H पॉजिटिव प्लस SO4। समझ गए ना। बस एग्जाम में जब हाइड्रोनियम आयन के बारे में पूछा जाएगा तो जरूर तुम्हें पता होना चाहिए। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड। क्या पढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारे पास एसिड किस किस बिहाफ पर क्लासिफाइड किए गए हैं वो देखने हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन इस बिहाफ पर है कि वो आपको कैसे मिल रहा है। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पर है कि वो हमें कैसे मिलता है। तो इस बिहाफ पर हमारे एसिड 2 तरह के हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर, एक क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, और एक होते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, समझ गए। हमारे पास 2 टाइप के एसिड्स हैं, एक ऑर्गेनिक एसिड है और एक इनऑर्गेनिक एसिड है। समझ गए। ये क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पे किया गया है कि हमें एसिड कहाँ से मिल रहे हैं। तो अभी मैं लिख देती हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, उनके सोर्स के बिहाफ पे कि वो आपको कहाँ से मिल रहे हैं। इस बिहाफ पे 2 तरह के एसिड्स हैं, एक मेरे पास है ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा मेरे पास कौन सा है, इनऑर्गेनिक एसिड, या आप लोग इन्हें मिनरल्स एसिड भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या बेटा, हाँ वो अलग है, पर इसमें ही है, समझाती हूँ। समझ गए। ऑर्गेनिक एसिड या इनऑर्गेनिक, या इन्हें मिनरल एसिड भी कहते हैं। ये किसके बिहाफ पर है कि ये हमें कैसे मिल रहे हैं। पहले सुन लो, ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो आपको प्लांट से मिलते हैं, जो आपको एनिमल्स से मिलते हैं। समझ गए। जो नेचुरल चीजें हैं ना, जो नेचर से मिल रही हैं, जो आपको प्लांट से मिल रही हैं, जो आपको एनिमल से मिल रही हैं, उन एसिड को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड्स हमेशा वीक एसिड होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो, नेचर से जो भी एसिड मिलता है वो आप खा सकते हो, पी सकते हो। नेचर से लेमन मिलता है, लेमन जूस आप पीते हो। नेचर से मैंगो मिलता है, खट्टा होता है, उसे आप खा सकते हो। ठीक है, ऑरेंज आप खा सकते हो। सही है। अब एनिमल का एग्जांपल ले लेते हैं। चींटी जब आपको काटती है तो आपको, ये बहुत हंस रहा है बहुत देर से, आज इसको क्या नया मिल गया है भाई, क्यों हंस रहा है बता। मैं इतनी देर से नोटिस कर रही हूँ हंसे ही जा रहा है। ये रिकवर करके आया है ना, तो इसलिए ज़्यादा खुश है कि आज मैं ट्यूशन आया हूँ। चलो अब एग्जाम्पल लेते हैं एनिमल्स का। जब तुम्हें चींटी काटती है तो तुम्हें हल्का सा पेन होता है ना, क्योंकि जब वो हमें काटती है ना तो वो एसिड रिलीज कर देती है हमारी स्किन में, जिससे हमें थोड़ा सा पेन होता है। ठीक है, जो हनी बी होती है, मधुमक्खी, जब वो काटती है तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, क्योंकि उनके स्टिंग में एक एसिड प्रेजेंट होता है। वो सब मैं भी लिखवाऊंगी। समझ गए। ठीक है, हाँ जी मैडम। तो बोला तो ना ऑर्गेनिक एसिड, सही है ना। ऑर्गेनिक एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो आपको प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सारे के सारे वीक एसिड होते हैं। कैसे एसिड्स होते हैं, समझ गए। इनमें कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, अब किससे क्या क्या मिल रहा है वो जरूर याद कर लेना। अभी लिखवाती हूँ, पहले ऑर्गेनिक एसिड लिख लो। those acids which are present in plant and animals, that means present in plants and animals, that means they are natural occurring acid. They are natural
those acids which are present in plants and animals. That means they are natural occurring acids, are organic acid. समझ गए? अब बच्चों ये जरूर लिख लो कि कौन सा एसिड किस में मिलता है, ठीक है? लिखवाऊं क्या? समझ गए? अच्छा, पहले एक पॉइंट लिख लो। हाँ, जैसे आप लोग एनिमल्स में वीक एसिड होते हैं, मैंने जो हम बाहर से ले रहे हैं, हमारा HCl तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, पर हमें जो प्लांट्स और एनिमल्स में वो सब वीक एसिड है, ठीक। इसी में लिखो, एक पॉइंट लिखो इसी में, ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड विच आर नॉट हार्मफुल, विच आर नॉट हार्मफुल, ठीक है। जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो बहुत वीक एसिड होते हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। और जो ऑर्गेनिक एसिड है उसका कुछ एसिड और उसके कुछ सोर्सेज, ठीक है, ये आप लोगों को लर्न करने हैं कि कौन सा एसिड हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहला कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किससे मिलता है? विनेगर से, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एसिड कौन सा है? सिट्रिक एसिड, जो आपको सिट्रस फ्रूट से मिलता है, लाइक लेमन हो गया, लाइक ऑरेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है लैक्टिक एसिड, जो आपको कर्ड से मिलता है। उसके बाद गया टार्ट्रिक एसिड, जो आपको कहाँ से मिलता है? और अनराइप ग्रेप से। नेक्स्ट ऑक्सैलिक एसिड, जो हमें टोमेटो से मिलता है। और इम्पोर्टेंट फॉर्मिक एसिड, जो आपको किससे मिलता है? स्टिंग, या तो बीज स्टिंग होगी या आंट होगी, उससे भी हमें क्या मिलता है? फॉर्मिक एसिड। समझ गए? हाँ, अब ये हो गए हमारे क्या? ऑर्गेनिक एसिड। अब उसके बाद क्या है आपका? इनऑर्गेनिक, बट इन्हें इनऑर्गेनिक से कम और मिनरल्स के नाम से ज्यादा जाना जाता है, मिनरल्स एसिड। नहीं, एक्चुअल मिनरल एसिड है, लेकिन हमारी बॉडी में HCl है ना, तुम अपनी बॉडी से HCl नहीं निकालते हो, हम लोग मिनरल से बनाते हैं मेनली। हमारे पास HCl का बहुत ज़्यादा यूज़ है, हमें इंडस्ट्री में HCl बनाना पड़ता है, तो वो हम मिनरल से बनाते हैं, ठीक है। दूसरा एसिड क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड और मिनरल्स एसिड। ये जो एसिड्स होते हैं ना, ये सिंथेटिक होते हैं, इन्हें हम लैब में प्रिपेयर करते हैं। और कहाँ से प्रिपेयर करते हैं? मिनरल से। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स क्या होते हैं? जो हमें अर्थ से मिलते हैं, जो आपके अर्थ क्रस्ट से चीजें मिलती हैं, उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपके जो मिनरल्स एसिड होते हैं ना, उन्हें आप अर्थ से मिलने वाली मिनरल्स से प्रिपेयर करते हो लैब में ले जाके। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं कि जैसे ही आपके हाथ पे डलेंगे ना, तुरंत हम बर्न हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। समझ गए? क्या क्या? हाँ, ठीक है। मिनरल्स एसिड क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। इन्हें हम कैसे बनाते हैं? इन्हें हम मिनरल्स की हेल्प से बनाते हैं लैब में। समझ गए? और इसके 3 सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं जो मैं हर बार कहती हूँ, लर्न कर लो। कौन कौन से? HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके बाद तुम्हारा नाइट्रिक एसिड। अब ध्यान से सुनो, सारे मिनरल्स एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बस एक को छोड़कर, कार्बोनिक एसिड। लिख लो अब इसका नाम, पहले ये लिख लेना, मिनरल एसिड्स आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। मिनरल एसिड्स आर मेड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ, आर मेड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ, and these are man-made acid, and these are man-made acids, ठीक है। they are strong acids, ये strong acid है। and ब्रैकेट में लिख लेना except कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला है H2CO3, कार्बोनिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है। कार्बोनिक एसिड भी मिनरल से बनता है, बट ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ये वीक एसिड है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, लर्न कर लेना इसको, ठीक है। ये जितने भी है ना मिनरल्स एसिड, वो बहुत हार्मफुल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ह्यूमन के लिए। समझ गए? हाँ, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड तो मर भी सकते हैं। तुम लोगों ने अपनी डेली, हाँ, ये जो एसिड्स हैं उसमें से मिलता है वो
नहीं मिनरल्स, हाँ, लेकिन हमारी अर्थ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे। अभी तो नहीं है कि वो खत्म होने वाले हैं, बट अगर बहुत 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 ज़्यादा यूज़ में आएगा तो ऑब्वियसली एक टाइम पे तो मिनरल्स खत्म ही जाएंगे। समझ गए मेरी बात? कोई है कैसे एसिड्स होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, ये मैन मेड एसिड्स होते हैं, इन्हें हम मिनरल से बनाते हैं। और कार्बोनिक एसिड को छोड़कर बाकी सारे मिनरल्स एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो इस एसिड का नाम याद लेना। ये एक इनऑर्गेनिक एसिड है, बट ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। समझ आ गया? कोई दिक्कत है क्या? तो ये हो गया एक टाइप खत्म, ये एक क्लासिफिकेशन हो गया। अब करते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास एसिड के अंदर कितना पानी है, समझ गए? अमाउंट ऑफ वाटर के बिहाफ पर एसिड्स दो तरीके के हैं, ठीक है? फिर से हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब किसके बिहाफ पे कर रहे हैं? ऑन दी बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है? अमाउंट, पानी उसमें कितना प्रेजेंट है, इसके बिहाफ पर। अब मेरे पास एसिड दो तरीके के हैं। एक होता है, हाँ वही टाइप सी कर रहे हैं हम लोग, एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड और दूसरा आपके पास कौन सा होता है? डाइल्यूट एसिड। अब तुम लोग स्कूल में लैब में गए हो में वहाँ पे बहुत बॉटल्स रखी होंगी ना ग्लास की। अब में कुछ बॉटल्स पे डाइल्यूट लिखा होता है, DIL, और कुछ पे CONC लिखा होता है, ऐसे कंसंट्रेटेड, और कुछ पे लिखा होता है डाइल्यूट, ठीक है? तो आप समझते हैं कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है? नहीं, वो खत्म। अब दूसरा क्लासिफिकेशन है, समझ गए? समझाऊं आगे? कंसंट्रेटेड एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें वाटर कम प्रेजेंट होता है, ठीक है? अमाउंट ऑफ वाटर जब कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो उस एसिड को हम कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। समझ गए मेरी बात? तो लिखो जल्दी से। ए कंसंट्रेटेड एसिड इज वन, ए कंसंट्रेटेड एसिड इज वन which contain minimum possible amount of water, which contain minimum possible amount of water in it. Possible amount of water in it, ठीक है? समझ आ गया? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड्स होते हैं जिनमें पानी बहुत 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 कम प्रेजेंट हो। जितना कम पानी उसमें हो सकता है उतना कम पानी उसमें प्रेजेंट हो, तो उसे हम कंसंट्रेटेड एसिड बोलते हैं। तो जब भी तुम्हें दिखे ना कंसंट्रेटेड, तो उसका मतलब है कि वहाँ पे वाटर क्या है? कम है। समझ गए? अब जब कंसंट्रेटेड एसिड में पानी डालोगे, क्या डालोगे? तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डाइल्यूट में। इसका मतलब कि डाइल्यूट एसिड वो एसिड होंगे जिसमें वाटर कंसंट्रेटेड के कंपेयर में ज़्यादा प्रेजेंट। समझ गए मेरी बात? किसी को कोई दिक्कत है? तो कंसंट्रेटेड एसिड में पानी कम था, और जब कंसंट्रेटेड एसिड में पानी डाल दिया गया, पानी का अमाउंट बढ़ा दिया गया, तो वो कौन सा एसिड में कन्वर्ट हो? यहाँ तक समझ आ गया? अब ध्यान से सुनो, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया है। एक बताती हूँ, उसके बाद आंसर बताती हूँ। क्वेश्चन ये कहा जाता है कि कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हम एसिड में पानी नहीं डालते हैं, पानी में एसिड डालते हैं, ठीक है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले ध्यान से सुनो, मैं समझाती हूँ। बीकर लो और उस बीकर में एसिड है। कौन सा एसिड है? कंसंट्रेटेड एसिड। कौन सा एसिड है? मैं समझा रही हूँ। कंसंट्रेटेड एसिड है। अब मैं उसमें क्या डालूंगी? वाटर, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? तो मेरा एक बीकर था, उस बीकर में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था, सॉरी कंसंट्रेटेड एसिड था। अब मैं उसमें क्या डाल रही हूँ? वाटर। तो जब आप कंसंट्रेटेड एसिड में पानी डालते हो तो वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताओ क्या होती है? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट क्या होती थी? रिलीज होती थी। तो अब जब आप लोग एसिड में पानी डालोगे, पूरे बीकर में एसिड भरा हुआ था, तुमने क्या डाला? पानी डाल दिया, तो क्या निकलेगी? हीट निकलेगी। इतनी ज़्यादा हीट निकलती है कि वो बीकर फट सकता है, ब्रेक हो सकता है। समझ गए? वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है।
तो इतनी ज़्यादा हीट रिलीज होती है कि हमारा बीकर ब्रेक हो सकता है। साथ में जब आप एसिड पानी डालते हो ना, तो वो क्या होता है, पानी वो जो एसिड होता है वो स्प्लैश होता है, ठीक है, बुलबुले उठते हैं उसके अंदर ऊपर से। जब तुमने एसिड में पानी डाला तो ऊपर से क्या होगा, बुलबुले उठेंगे। अगर वो बुलबुले आपके ऊपर आ गए, ठीक है, एसिड की छींटें हम पर आ गई तो हम बर्न हो सकते हैं, और बीकर जाएगा, एसिड बाहर निकलेगा, भी हम बर्न हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसीलिए कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हम एसिड में पानी कभी नहीं डालते, हम इससे उल्टा करते हैं। एक बीकर में हम क्या भर के रखते हैं, पानी, सही है ना। जितना भी आपको एसिड में पानी डालना था उतना पानी आप भर के रखो, और आप एसिड को पहले थोड़ा सा डालते हो, फिर उसे मिक्स करते हो, फिर थोड़ा एसिड डालते हो, फिर आप उसे मिक्स करते हो। समझ गए मेरी बात। और ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दोबारा समझाऊं क्या? तो आप लोगों को क्या वो लिखना है कि जब हम लोग एसिड के अंदर वाटर ऐड करते हैं, ठीक है, एसिड के अंदर वाटर ऐड करते हैं तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, जिससे बीकर ब्रेक हो सकता है, और इससे क्या होता है, एसिड स्प्लैश भी हो सकता है। तो अगर वो हम पर गिरेगा तो हमें क्या हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी। इसीलिए हम लोग एसिड में पानी नहीं डालते हैं, पानी में एसिड को मिक्स करते हैं, और इस तरह से कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करते हैं। डाउट है अब किसी को? अब बताओ, कोई डाउट? सबको क्लियर हो गया? इसका पूरा रीजन जैसे तुम्हें एग्जाम में लिखना है वो तो नोट्स में लिखा हुआ है, तो नोट से रीड कर लेना। डाइल्यूट की डेफ लिख लो, डाइल्यूट एसिड इज वन विच कंटेन मच मोर अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। डाइल्यूट एसिड इज दैट एसिड विच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ वाटर, which contain more amount of water। समझ गए? ठीक है। और कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट में चेंज करने के लिए प्रॉपर रीजन नोट्स में एक बार कर लेना। यहाँ तक समझ आ गया? अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड लिखो, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। शुरू करूं? आज की जो पहली प्रॉपर्टी है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये प्रॉपर्टी तुम्हें पूरी लाइफ याद रखनी चाहिए, हमेशा तुम्हें याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये वाली रिएक्शन तुम्हें ना 12th में भी करनी पड़ेगी, और बहुत छोटी सी, बहुत कॉमन सेंस की रिएक्शन है। देखो ज़रा, जब भी हम लोग एसिड के अंदर कोई भी मेटल का पीस डाल देते हैं या मेटल डाल देते हैं, ठीक है, जब भी आप लोग एसिड में क्या डालोगे, मेटल डालोगे, तो क्या होता है, मैं उसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने ना यहाँ पे एक बीकर रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था, ये एक्सपेरिमेंट है ना, हमारे सिलेबस में है, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में भी है, दिख रहा है ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, टेस्ट ट्यूब लिया है, दिख गया टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर हम लोगों ने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के रखा था। क्या डाल के रखा था, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने कुछ जिंक के टुकड़े डाल दिए, समझ गए। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एसिड, और जिंक क्या होता है, मेटल। जैसे ही तुम लोग इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक के टुकड़े डालते हो ना, तो तुरंत तुम्हें उसमें से बुलबुले उठते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। जो वो जो टुकड़ा होगा ना, जो जिंक मेटल का पीस था, उस पीस के ऊपर तुम्हें बहुत सारे बबल्स बनते हुए दिखाई देंगे, और ऊपर की तरफ ये बबल्स उठ रहे होंगे, समझ गए। अब मुझे नहीं पता ये किस चीज़ के बबल्स हैं, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तो उसे टेस्ट करने के लिए हमने इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर कॉर्क लगाई थी, उसमें एक होल किया था, और उस होल में से हमने एक पाइप निकाल रखा है। तो यहाँ पे जो भी गैस निकलेगी वो इस पाइप के थ्रू इस बीकर में आ जाएगी, समझ गए। अब इस बीकर के अंदर हम लोगों ने सॉफ्ट सॉल्यूशन भर के रखा हुआ था। कौन सा सॉल्यूशन, तो जब आपकी गैस इससे ऊपर उठकर आएगी तो वो साबुन के सॉल्यूशन होने की वजह से बबल्स के रूप में ऊपर आएगी, ठीक है। तो यहाँ से जब गैस ऊपर उठेगी तो कैसी फॉर्म में उठेगी, बबल्स की फॉर्म में। अब आगे की कहानी तुम लोग मुझे बताओगे। मैं कैंडल स्टिक इसके पास लेकर आई थी, पॉप साउंड हुआ, तो कौन सी गैस थी, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि अगर कैंडल पॉप साउंड के साथ बर्न होती है तो कौन सी गैस होती है,
तो यहाँ पर कौन सी गैस निकल रही थी? उसका मेरे पास एक रीजन भी है। कल मैंने तुम लोगों को ये बताया था कि एसिड को जब पानी में डालो तो क्या निकलता है? हाइड्रोजन आयन, यानी उसके पास H पॉजिटिव है, वही यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकलता है। समझ गए? तो हमेशा याद रखो कि एसिड को जब भी मेटल में डालोगे तो हमेशा बुलबुलों की फॉर्म में गैस निकलेगी, जो कौन सी गैस होगी? समझ गए? हमेशा कोई भी एसिड हो उसमें क्या डाल दो? मेटल। क्या डाल दो? वैसे कोई भी नहीं, मेटल, कुछ मेटल्स। और वो कौन से मेटल्स हैं वो हम इसे नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे, और फिलहाल अभी तुम यही समझो कि एसिड में जब हम मेटल डालते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, ये गैस है, तो इसलिए एरो क्या बनाऊंगी? ऊपर की तरफ। और साथ में बनता है एक सॉल्ट। क्या बनता है? ठीक है, अब कौन सा सॉल्ट होगा वो भी समझाती हूँ। और यहीं पर हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग है, जो हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर भी सेम ही है। अगर हाइड्रोजन गैस के पास बर्निंग कैंडल स्टिक को लेके जाते हैं तो कैंडल पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, और हाइड्रोजन एक लौती गैस है जो पॉप साउंड के साथ बर्न करती है कैंडल स्टिक को। समझ आ गया क्या? अब देखो रिएक्शन। मान लो मैंने एसिड कौन सा लिया है? HCl। कौन सा लिया है? तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में था H2SO4, राइट? और तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में कौन सा मेटल था? फिलहाल मैं HCl ले लेती हूँ तुम्हें समझाने के लिए। HCl में मैंने जिंक डाल दिया। क्या डाल दिया? ये क्या है? एसिड। ये क्या है? मेटल। तो क्या होगा? ये जो मेटल है ना, ये इस हाइड्रोजन को इसकी जगह से हटा देगा। समझ गई क्या मेरी बात? हमेशा जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। समझ गए क्या मेरी बात? हमेशा मेटल क्या करेगा? मेटल सीधा एसिड के हाइड्रोजन को हटा देगा। यहाँ पर भी मेटल एसिड के किसको हटाएगा? हाइड्रोजन को, और फिर हाइड्रोजन की जगह पे खुद आ जाएगा। तो ये कौन से टाइप की रिएक्शन हुई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सही है ना? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब ध्यान से देखो, जिंक हाइड्रोजन को हटाएगा तो क्या बनेगा? जिंक और क्लोरीन रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला ZnCl2। जिंक की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी, तो कौन सा कंपाउंड बनेगा? ZnCl2। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी? ZnCl2 प्लस H। H थोड़ी कुछ होता है, H एग्जिस्ट ही नहीं करता, H2 एग्जिस्ट करता है, H2। समझ गए मेरी बात? अब बताओ क्या रिएक्शन बैलेंस है? नहीं, तो करो बैलेंस। एक मिनट, HCl के आगे क्या लगा दूं? 2। हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन के 2, हो गई रिएक्शन बैलेंस। बोलो। हाँ, चलो रिडक्शन या रिडॉक्स। चलो, अब H2SO4 किससे रिएक्ट करेगा? जिंक से। तो फिर से वही होगा, जिंक हाइड्रोजन को हटा देगा, जिंक हाइड्रोजन को, तो जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? जिंक। अब बताओ जिंक सल्फेट का, जिंक का वैलेंसी बताओ जरा, सल्फेट की वैलेंसी भी, तो 2 से 2 कट गया, इट बिकम ZnSO4। समझ गए क्या मेरी बात? जिंक की वैलेंसी भी 2, सल्फेट की वैलेंसी भी 2, तो होल ट्वाइस कैसे आ गया? 2 से 2 कट गया, ZnSO4। अब यहां से क्या निकलेगा? H2। क्या रिएक्शन बैलेंस है? क्या रिएक्शन बैलेंस है? समझ गए क्या? अब तुम लोग मुझे HCl की रिएक्शन सोडियम मेटल से करके दो। HCl रिएक्ट विद सोडियम मेटल एंड H2SO4 रिएक्ट विद सोडियम मेटल। फटाफट जल्दी से रिएक्शन कंप्लीट करके दो। याद रखना। अच्छा, एक मिनट बोर्ड पे देखो, ये क्या है? हाइड्रोजन गैस, और ये क्या है? सॉल्ट। यहाँ पे बना सॉल्ट जिंक क्लोराइड, और यहाँ पे बना जिंक सल्फेट। तो हमेशा एसिड की मेटल से रिएक्ट करोगे, रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, सॉरी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग पॉप साउंड। सही है? अब रिएक्शन कंप्लीट करके दो। सबकी हो गई रिएक्शन?
चलो सब लोग कंप्लीट करके दो जल्दी से, इन दोनों की रिएक्शन कंप्लीट करके दो जल्दी। सॉल्ट बन रहा है, पीपीटी नहीं बन रही है। हो गया 1। ये कब याद करोगे वैलेंसीज? देखो फर्स्ट चैप्टर में बैलेंसिंग कैसे की थी, पता नहीं। देखो जी यहाँ पर Na ऑब्वियसली हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। Na की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी भी 1, समझ गए क्या? तो ये बनेगा NaCl, Na1Cl1, तो क्या बन गया NaCl, और साथ में हाइड्रोजन निकलेगा, तो रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अब हो गई तुम्हारी रिएक्शन बैलेंस, सही है। NaCl क्या है? कॉमन सॉल्ट जो तुम लोग खाते हो, ठीक। अब H2SO4 को रिएक्ट करेंगे किससे? सोडियम से, तो अगेन सोडियम रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, तो सोडियम किससे रिएक्ट करेगा? सल्फेट से। तो अब देखो सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो क्या बनेगा Na2SO4, तो ये क्या बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2। क्या रिएक्शन बैलेंस है? हो गई बैलेंस, सही है। अब एल्यूमिनियम मेटल को रिएक्ट कराओ, Al एल्यूमिनियम रिएक्ट विद HCl, Al रिएक्ट विद H2SO4, Al एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराओ, एल्यूमिनियम मेटल है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्यों नहीं निकलेगा? ऐसा हो सकता है जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन तो निकालेगा ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो क्या होगा? एल्यूमिनियम रिएक्ट करेगा क्लोरीन से, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 1, 3, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो क्या बन जाएगा AlCl3, और हाइड्रोजन तो निकलेगा ही। क्या रिएक्शन बैलेंस है? तो रिएक्शन बैलेंस करो रिएक्शन बैलेंस। मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पे H के आगे 6 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, और यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ 2 हो गई रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट H2SO4 को किससे रिएक्ट कराना है? सही है ना? देख लो एक बारी, एल्यूमिनियम को अब रिएक्ट कराएंगे सल्फेट से, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की 2, तो क्या बनेगा Al2SO4 का होल थ्राइस, तो इट बिकम Al2SO4 का होल थ्राइस, और हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी ही। बस रिएक्शन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन के 6, इधर आ गया 3, इधर 2, हो गई बैलेंस, समझ आ गया? तो ये वाली प्रॉपर्टी समझ आ गई। एसिड की पहली प्रॉपर्टी सबको क्लियर? बड़ी सिंपल सी थी ना, क्या थी कि हम लोग जब भी एसिड में मेटल को डालेंगे तो क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। पर याद रखना सारे मेटल्स को एसिड पे डालने पे ऐसा नहीं होता है। अब कौन से मेटल हैं कौन से नहीं हैं वो हम इसे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। शायद मैंने रिएक्टिविटी सीरीज फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाई थी ना रिएक्टिविटी सीरीज। तो आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज में देखा था कि ऊपर हाईली रिएक्टिव मेटल थे, कौन से मेटल थे? नीचे कौन से थे? लीस्ट रिएक्टिव मेटल थे, और बीच में क्या था? हाइड्रोजन, सही है ना। तो जो मेटल ऊपर रहते हैं ना वो एसिड में से हाइड्रोजन निकाल पाते हैं, जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे थे ना वो एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकते, समझ गए। अब इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ लेंगे। अभी जिनको डाउट था वो मैंने बता दिया, ठीक है।
सिर्फ वो मेटल जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, सिर्फ वो मेटल एसिड में से हाइड्रोजन हटा सकते हैं। पूरी सीरीज याद करनी है। हाँ, और जो नीचे है ना, जो लीस्ट रिएक्टिव है, वो एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते, बट इसका अच्छे से रीजन हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ लेंगे, ठीक है। जिसे जिसे बात करनी है वो बाहर जा सकते हैं, अभी बस मेरी सुन लो। पहली प्रॉपर्टी समझ आ गई सबको? जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा क्या निकालेंगे? हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट। हाइड्रोजन गैस बबल्स की फॉर्म में रिलीज होगी, जिसकी टेस्टिंग है पॉप साउंड। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी सौर फूड स्टफ्स होते हैं, जैसे कि तुम्हारी दही, जैसे कि तुम्हारे अचार, जो भी खट्टी चीजें होती हैं, उन्हें हमें कभी भी मेटल के कंटेनर्स में नहीं रखना चाहिए। तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा, पहले तुम्हारे घर में जो अचार होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं? है ना, बर्नीज में रखे जाते हैं, जो ग्लास के बने होते हैं। सही कह रही हूँ मैं? और मार्केट में जो अचार मिलता है वो प्लास्टिक के कंटेनर में होता है। प्लास्टिक का कंटेनर या फिर ग्लास के उस कंटेनर में आता है, क्योंकि ग्लास और प्लास्टिक दोनों ही मेटल नहीं है। सही बात है ना? तो अब ये देखो, हम इंडियंस कितने बड़े वाले साइंटिस्ट थे पुराने जमाने से ही। हमारी मम्मियाँ कभी भी अचार को किसी भी मेटल के कंटेनर में नहीं रखती, हमेशा किस में रखते हैं? बर्नीज में, जो ग्लास के कंटेनर्स होते हैं, ठीक है। तो यही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि जो भी खट्टे खाने होते हैं ना, जो सॉर फूड स्टफ्स होते हैं, वो कभी भी मेटल के कंटेनर में नहीं रखने चाहिए भाई। अब रीजन सुनो, जो भी खट्टे खाने होंगे, सॉर फूड स्टफ्स हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होगा? एसिड। वो सॉर इन टेस्ट है ड्यू टू एसिड। तो आपके उन फूड्स में क्या प्रेजेंट होता है? एसिड। सही है। और जब आप लोग उस एसिड को मेटल में रख दोगे तो तुमने अभी पढ़ा क्या बनता है? सॉल्ट। क्या बनता है? और क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। तो जो सॉल्ट बनते हैं ना, वो पॉइजनस इन नेचर होते हैं। कैसे नेचर में होता है? तो फिर हमें क्या हो जाएगा? फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फटाफट लिख लो जल्दी से। कर्ड एंड सॉर फूड स्टफ्स, जैसे कि विनेगर, पिकल, ये सब। हाँ, वो बहुत थोड़े टाइम के लिए स्टोर रहता है ना, लंबे ड्यूरेशन के लिए नहीं। अचार हुआ, विनेगर हुआ, ये बहुत लंबे टाइम तक। कर्ड्स बहुत जल्दी से बन जाता है ना, इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाएगा। और पिकल्स बहुत लंबे टाइम तक रखे जाते हैं। पहले तुम लोग बोलो ना, लिखो। कर्ड एंड अदर sour food stuffs such as vinegar, pickles should not be kept in metal containers. In metal containers. जैसे कि इम्पोर्टेंट है कॉपर। कॉपर के बर्तनों में कभी नहीं रखना चाहिए, कॉपर जल्दी रिएक्ट करता है एसिड से। कॉपर और ब्रास वो नॉन रिएक्टिव गैस है। नहीं, ये नहीं है, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट पॉइजनस है। लिखो, डज नॉट केप्ट, मेन तो सॉल्ट है ना, वो सॉल्ट पॉइजनस है, उससे फूड पॉइजनिंग हो रही है। हाँ, शुड नॉट केप्ट इन मेटल कंटेनर, ठीक है, लाइक कॉपर, ठीक, बिकॉज दे कंटेन एसिड which can react with metal. They contain acid which can react with metal to form poisonous salt. ठीक है, to form poisonous salt which can cause food poisoning. Which poisonous salt which can cause food poisoning. फूड पॉइजनिंग। हाँ जी, हाँ जी। मैंने भी नहीं कभी देखा, प्लास्टिक के कंटेनर्स में या ग्लास के कंटेनर्स में होता है। बॉटल्स प्लास्टिक की होती हैं। विनेगर, हाँ वही तो, विनेगर मैंने तो कभी नहीं देखा। अब तुमने कहाँ देखा वो मुझे नहीं पता। और अगर कहीं रखा है तो फिर वो बेकार है, उसे हटा देना चाहिए, ठीक है। फिर उसे ग्लास या प्लास्टिक के कंटेनर में ट्रांसफर कर लेना चाहिए।
कहाँ पे? स्टार्ट में। पढ़े हम? पढ़े पढ़े पढ़े। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ ली। चलो अब आपको मेटल के कार्बोनेट्स को एसिड से रिएक्ट कराना है। अभी हमने किसे रिएक्ट कराया था? मेटल को एसिड से। अब मेटल को नहीं कराना है, अब मेटल कार्बोनेट को रिएक्ट कराना है। मेटल कार्बोनेट किससे रिएक्ट करेगा? पहले तो किसी भी मेटल कार्बोनेट का एग्जांपल दो। कोई भी मेटल कार्बोनेट। हर एक मेटल का नाम बताओ। मेटल का नाम? मैं मेटल पूछ रही हूँ यार। जिंक, ठीक है। जिंक कार्बोनेट, Cu। फिर कॉपर क्या होता है? कार्बोनेट है CO3। जिंक की वैलेंसी कार्बोनेट की भी कट गया, तो जिंक कार्बोनेट इज ZnCO3, ठीक है। ले लिया? मेटल कार्बोनेट, इसे किसी भी एसिड से रिएक्ट कराना है, HCl, डन। अब मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी कि 10th क्लास में जब भी रिएक्टेंट में कार्बोनेट आए तो प्रोडक्ट साइड क्या निकलेगा? फर्स्ट चैप्टर में मैंने ये बात समझाई थी। रिएक्टेंट में जब भी कार्बोनेट आएगा 10th क्लास में तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना मेरी इस बात को। 10th क्लास में जब भी रिएक्टेंट में कार्बोनेट आए तो वो किस में टूटेगा? कार्बन डाइऑक्साइड में। किस में टूटेगा? ये याद रखो बातें, समझ गए? तो कार्बोनेट ब्रेक हो गया और उसने क्या बना दिया? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस है। क्या है? सही है, कोई दिक्कत? अब इसका क्लोरीन इसके मेटल से रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। इसका क्लोरीन इसके मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड, ZnCl2। सही है, कोई दिक्कत? अब देखो CO3 था, किस में कन्वर्ट हुआ? तो एक ऑक्सीजन तो बची होगी ना, वो एक ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा और क्या बना देगा? दोबारा समझाऊं क्या? सबको समझ आया क्या? यानी कि जब भी आप लोग मेटल कार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट कराते हो तो क्या बनेगा? सॉल्ट। और क्या बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और क्या बनेगा? वाटर। समझ गए? जब भी आपका मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। रीजन पूरा यहाँ देख लिया, दोबारा समझाऊं? एक और, पहले बताओ ये रिएक्शन बैलेंस है? पहले से ठीक से लिखती हूँ। जिंक कार्बोनेट किससे रिएक्ट कर रहा है? HCl से। दोबारा समझो, कार्बोनेट टूटेगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, तो एक ऑक्सीजन बचेगी, वो इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म वाटर। ये क्लोरीन इसके मेटल से रिएक्ट करेगा और बनाएगा सॉल्ट, दैट इज ZnCl2। रिएक्शन को बैलेंस करना है तो HCl के आगे 2 और हो गई रिएक्शन बैलेंस। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। जल्दी से बताओ, समझ आया? दोबारा बताओ, दोबारा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो जी, जिंक कार्बोनेट है, उसे एक एसिड से रिएक्ट करना है HCl। चलो बताओ, कार्बोनेट किस में ब्रेक होगा? CO2। कार्बोनेट CO3 है और बना CO2, तो कुछ बचा होगा? क्या बचा होगा? ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन जो बची है वो इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी। तो जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो बस यहाँ पे मैंने निकाल दिया था वाटर, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, क्या बचा? जिंक और क्लोरीन। और जब जिंक और क्लोरीन रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे? तो मैंने बना दिया ZnCl2, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करना था, अब वो तुम बैलेंस कर लेना। पहले चैप्टर में सिखाई है ना बैलेंसिंग, दोबारा समझाओ, क्लियर हो गया? पीपीटी नहीं है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस है।
पूरा क्या नहीं लगेगा। सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ना, वाटर वेपर की फॉर्म में होगी, उसे नहीं दिखा रहे। समझ गए? कोई दिक्कत है क्या? अब जैसे पहली रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकली थी तो उसकी टेस्टिंग थी, ऐसे ही इस रिएक्शन में क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसकी भी टेस्टिंग होगी। और इसकी टेस्टिंग मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अब इसकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, जो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो जितना आज पढ़ाया है उतना याद कर लेना, ठीक है? आज के लिए इतना, थैंक यू।